हेलो, हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है ऑल एग्ज़ाम पेपर यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड क्लास 10th हिंदी का जो कल पेपर होने वाला है 2 मई को, उसके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर लेकर आ गया हूँ। इससे आप अगर तैयार कर लेते हो तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और जो है इस पेपर से आपको ये पता लग जाएगी कि एग्ज़ाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आने वाला है। पेपर कोड की बात करें तो पेपर कोड 201 है और हिंदी का पेपर है। और पूरा वीडियो को आपको पूरा देखना है, पूरा सॉल्यूशन के साथ में मिलेगा आपको वीडियो, तो अंत तक देखिए। सबसे पहले सामान्य अनुदेश को पढ़ लेना है। जैसे सामान्य अनुदेश को पढ़ लेते हो तो उसके बाद पूर्णांक आपके 100 नंबर का और 3 घंटे आपको टाइमिंग मिलने वाला है। बात करें क्वेश्चन की ओर, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें जो है पहले क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको आंसर लिखना है। बात करें तो पहला क्वेश्चन दिया गया है पावस ऋतु में कौन जो है मौन है वो साध लेता है। तो पावस जो ऋतु होती है उसमें कोयल है मौन साध लेती है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कोयल। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है पाठ पौरुष का पढ़ो, पंक्ति में कवि किसका पाठ पढ़ने को कह रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा, पुरुषार्थ का। बिना टाइम वेस्ट के आपको सीधे आंसर बता रहा हूँ, तो आपको जो है देख लेना है। 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है जानत सकल जहान, पंक्ति में जहान का अर्थ क्या है। तो इसका जो अर्थ है जानत का अर्थ है ये संसार हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर बी नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है देह की पतली कौन है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं अलसी, सरसों, चिड़िया, मछली। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अलसी। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है उस्ताद जी आज़ादी क्या होती है, यह किसने पूछा है। जो पार्ट उस्ताद जी वाला जो पार्ट है उसमें पूछा गया है कि आज़ादी क्या होती है, ये जो पूछा था वो किसने पूछा था, ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, दर्जी ने पूछा था, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करिए 2 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन में आपको 15 से 20 शब्दों में आपको उत्तर देना है। तो 2 नंबर में पहला क्वेश्चन की बात करें तो करत करत अभ्यास के जड़मती होते सुजान, जड़मती सुजान है वो कैसे बनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो जड़मती सुजान है वो निरंतर प्रयास करने से मूर्ख व्यक्ति जड़मती भी चतुर और विद्वान सुजान बन जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर का पहले का क्वेश्चन आंसर ये उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है इसे जगाओ, कविता में कवि किसको जगाने की कह रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कवि सूरज, पवन और पक्षी से उस व्यक्ति को जगाने के लिए कह रहा है जो वक्त से पीछे चल रहा है, और जो सो रहा है उसे जगाने के लिए कवि है वो कविता में कह रहा है। तो 2 नंबर का आंसर ये हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है नदियाँ मुँह है ढाँपकर रोती हैं, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। बात करें तो मुँह है ढाँप कर रोती है, बात करें तो इसमें अलंकार है वो मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि यहाँ नदियों को मानवीय क्रिया है मुँह ढाँप कर रोना करते दिखाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, मानवीयकरण अलंकार हो जाएगा। बात करें 2 नंबर क्वेश्चन में 4 नंबर क्वेश्चन आ जाता है समाचार के प्रमुख प्रकारों के नाम लिखने हैं। तो समाचारों के जो प्रमुख नाम होते हैं वो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजनीति, खेल, व्यापार और मनोरंजन जो है समाचार पत्रों के कई प्रकार होते हैं। तो ये आपको लिख लेना है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजनीति, खेल, व्यापार, मनोरंजन, समाचार ये शामिल हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। 2 नंबर क्वेश्चन में 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आज़ादी की फसल को कौन काट सकता है। तो बात करें आज़ादी की जो फसल है वो कविता के अनुसार देखा जाए तो आज़ादी की फसल को वही काट सकता है जिसने उसे अपने परिश्रम से
बोया है और खींचा है, मतलब मेहनत करके जो फसल को इसने बोई है वही जो है फसल को काट सकता है, आज़ादी की फसल को काट सकता है। जो मेहनत करके उसको उगाई है और मेहनत करके परिश्रम से उसको बोया है और सींचा है वही आज़ादी की फसल को काट सकता है। 5 नंबर क्वेश्चन का ये उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, चंद्र गहना से लौटती बेर कविता में चना कैसे लग रहा है। तो उत्तर की बात करें तो इसमें लिखना है, कविता में चना एक छोटा सा ठीकने पौधे जैसा लग रहा है जिसने अपने सिर पर गुलाबी फूलों की पगड़ी बांध रखी है। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 2 नंबर में जितने भी क्वेश्चन थे 6 क्वेश्चन सारों क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए, तो ये नोट कर लेना आपको। आगे 3 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि काव्यांश की सहप्रसंग व्याख्या करनी है। तो सहप्रसंग व्याख्या करने के लिए पहले पाठ का नाम पता होना चाहिए। जो भी अगर काव्यांश है उसमें कवि का नाम होना चाहिए, पद्यांश है तो लेखक का नाम होना चाहिए। तो बात करें काव्यांश पूछा गया है, काव्यांश की सहप्रसंग व्याख्या ऊपर की तरफ आपको दी गई है, तो इसमें आपको लिख लेनी है। 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 3 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं, ये है काव्यांश, ये दिया गया है काव्यांश दिया गया है, ये ऊपर वाला जो है काव्यांश दिया गया है। इसका भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करना आपको, जिसमें दिया गया है, बीती बिवावरी जागरी अंबर पन घटे में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी खग कुल 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 सा बोल रहा, किसाले अंचल ढोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। एक ये दिया गया है, एक इसके अथवा में भी दिया गया है, दोनों में से एक करना है। तो बात करें 3 नंबर क्वेश्चन की, पहले की जो मैंने बोला है उसका आंसर देख लेते हैं। पाठ का जो नाम लिखना है आपको, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी पाठ का नाम लिख लेना है। कवि का नाम है वो जयशंकर प्रसाद लिख लेना है। भाव सौंदर्य की बात करें तो भाव सौंदर्य इसमें लिखना है, कवि ने प्रातःकाल में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि रात बीत गई है, अब जो है जाग जाओ, आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी चतुर स्त्री तारा रूपी गढ़ों को डुबो रही है, तारे छिप रहे हैं तो उठ जाओ। ये भाव सौंदर्य में लिखना है आपको, और इसमें जयशंकर प्रसाद हैं वो कवि हैं। अब शिल्प सौंदर्य की बात करें तो शिल्प सौंदर्य में पहले अलंकार लिखना है, जैसे जो मेन है उसके अलंकार लिख लेना, जैसे अंबर पन घट, तारा घट, और उषा नागरी में जो है रूपक अलंकार है, और कुल कुल में पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। भाषा की बात करें तो तत्सम प्रधान खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है, ये भी आपको लिख लेना है। और शैली में वर्णात्मक और प्रतीकात्मक शैली इसमें जो है काव्य सौंदर्य में दी गई है। तो बात करें तो आपको भाषा, ये तो आपको फिक्स ही लिखना है, कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाता है जो है शिल्प सौंदर्य का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें आपको भाषा तो हिंदी खड़ी बोली हिंदी भी लिखनी है, और अलंकार जो है आपके अनुसार जो भी पूछा गया है उसमें अलंकार लिख देना है। बात करें अथवा में भी एक दिया गया है, अथवा की बात करें तो अथवा का भी आप जो है लिख सकते हैं, अथवा का भी उत्तर देख सकते हैं। इसमें पाठ का नाम है वो चंद्र गहना से लोकती बेर है, और कवि का नाम है वो केदारनाथ अग्रवाल है। भाव सौंदर्य की बात करें तो इसमें कवि निर्जन स्थान के शांत वातावरण का वर्णन कर रहे हैं, और फाल्गुन का महीना आ गया है और ऐसा लगता है जैसे प्रकृति का स्वयंवर हो रहा है। यह स्थान है वो व्यापारिक नगरों से दूर प्रेम की उपजाऊ भूमि है। शिल्प सौंदर्य में भी यही लिखना है आपको कि अलंकार प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है में मानवीकरण अलंकार है। बात करें भाषा में सरल सुबोध और ग्रामीण परिवेश से जुड़ी खड़ी बोली है। रस की बात करें तो श्रृंगार रस की अनुभूति होती है। अगर रस कोई काव्यांश में अगर रस भी आ जाए तो आपको श्रृंगार रस लिखना है लगभग में, तो श्रृंगार रस को आपको ध्यान में रखना है। बात करें तो आगे की तरफ जो क्वेश्चन पूछा गया है 4 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 50 शब्दों में आपको उत्तर देना है। तो बात करें तो पहले आपको दिया गया है कि निंदक नियर राखिए आंगन कुटी सुहाय, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुमाय। पद्यांश में कवि का क्या प्रेरणा दे रहा है, इसके बारे में पूछा गया। इसके अथवा में आज़ादी कविता के अनुसार आज़ादी का क्या मतलब है, दोनों में से एक करना है। तो इसके उत्तर की बात करें तो उत्तर हो जाएगा इसका कि पद्यांश लिखना आपको, पद्यांश में लिखा है निंदक नियर राखिए
आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुहाए। तो इसमें लिखना है, इस पद्यांश में कवि जो है वो कबीरदास जी ने अपनी आलोचना करने वाले व्यक्ति निंदक को अपने पास रखने की प्रेरणा दी है। मतलब जो व्यक्ति होता है उसको पास रखने की प्रेरणा दी है कबीरदास जी ने। उनके अनुसार जिस प्रकार हम अपने शरीर को साफ करने के लिए पानी और साबुन का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार निंदक हमारी कमियों को बताकर बिना किसी बाहरी साधन के हमारे स्वभाव को निर्मल और शुद्ध बनाता है। इससे हमें अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर मिलता है। तो ये होगा जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। अब बात करें तो 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों में से एक करने हैं, मतलब 4 नंबर में दोनों में से एक करना है, तो एक मैंने बता दिया। और नीचे वाला आपको आता है तो नीचे वाला भी आप कर सकते हैं, दोनों में से एक करने। बात करें 5 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 25 शब्दों में देने हैं। पहला दिया गया है 5 नंबर में, फाग गाता मास फागुन आ गया, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रयुक्त अलंकार का लक्षण आपको लिखना है। तो 5 नंबर क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो अलंकार की बात करें तो फाग माता मास फागुन आ गया है में अनुप्रास अलंकार है। अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है क्योंकि यहाँ फे वर्ण की आवृत्ति हुई है, साथ ही फागुन मास को गाते हुए दिखाया गया है, इसलिए इसमें मानवीयकरण अलंकार भी है। तो 5 नंबर में पहले का आंसर ये हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार है। बात करें 5 नंबर में 2 नंबर क्वेश्चन की बात करें 5 नंबर में तो पूछा गया है, जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए हैं और बढ़ रहे हैं, पंक्ति में कवि क्या चेतावनी दे रहा है? तो बात करें 2 नंबर क्वेश्चन की, 5 नंबर में 2 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो रहीम के अनुसार जो कोयल है वो मौन, ये 3 नंबर हो जाएगा, 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड का आपको जो है खुद को कर लेना है। 3rd नंबर हो जाए रहीम के अनुसार कोयल मौन क्यों साध लेती है। तो 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, रहीम के अनुसार कोयल मौन क्यों साध लेती है। इसमें लिखना है कि रहीम जी के अनुसार जब मेंढक अज्ञानी शोर करने वाले बोलने लगते हैं तब कोयल विद्वान मौन धारण कर लेती है, क्योंकि वहाँ उसकी मधुर वाणी की कदर करने वाला कोई नहीं होता है। तो ये हो जाएगा। इसी में 5 नंबर में 4 नंबर क्वेश्चन आ जाए तो 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, इसे जगाओ कविता के अनुसार बेवक्त जागने पर क्या होगा। तो इसमें आपको लिखना है कि कविता के अनुसार जो व्यक्ति समय पर नहीं जागता है वह जीवन की दौड़ से पिछड़ जाता है। जब वह बेवक्त देर से जागता है तो वह उन लोगों को पकड़ने की घबराहट में भागता है जो उससे आगे निकल चुके हैं। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बात करें इसमें 5 नंबर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिए गए, चारों के मैंने आंसर बता दिए। एक क्वेश्चन का आंसर आपको खुद को कर लेना है। बात करें 6 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, बहुवैकल्पिक क्वेश्चन पूछे गए, मतलब 6 नंबर में बहुवैकल्पिक क्वेश्चन पूछे गए। तो बात करें तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि गिलहरियों के जीवन की अवधि और कितने वर्ष से अधिक नहीं होती है, ये पूछा गया है। तो इसकी बात करें तो गिलहरियों की जो जीवन की अवधि है वो 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है, मतलब 2 वर्ष तक वह जीवित रह सकती हैं, इसके जो है ऊपर जीवित नहीं रह सकती हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में 2 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, तुम्हारे जैसी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, सही उत्तर आपको देना है। मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 6 नंबर में 2 नंबर पूछा गया, तुम्हारा देश महान है जो युद्ध के देवता हिटलर को भी जन्म दे सकता है और तुम्हारे जैसे सेवाशील बालिकाओं को भी वाक्य में तुम्हारे जैसी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर का, मदर टेरेसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मदर टेरेसा इसका करेक्ट आंसर मिले। 6 नंबर में 2 क्वेश्चन हो गए, दोनों के मैंने आंसर बता दिए। अब 3 नंबर 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, संपादक की टिप्पणी को कहते हैं, संपादक की जो टिप्पणी है उसको क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए दिया गया संपादन, बी दिया गया ब्यौरा, सी दिया गया संपादकीय, डी दिया गया इंट्रो। तो सी करेक्ट आंसर संपादकीय है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर आ जाता है, अंधेर नगरी अध्याय की विद्या है। 4 ऑप्शन दिए गए, ललित निबंध, बी कहानी, सी दिए गए रिपोर्टाज, डी दिए गए नाटक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नाटक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बात करें 5 नंबर में कि किस अंतरिक्ष यान का नाम कल्पना फर्स्ट रखा गया है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आर्यभट्ट, कोलंबिया, मेडसेट और C1U फर्स्ट। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सी आपको ध्यान में रखना, मेडसेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल्पना फर्स्ट का जो मेडसेट नाम रखा गया है। 6 नंबर आ जाता है, 6 नंबर क्वेश्चन में 6 नंबर आ जाता है, बहादुर पाठ में बहादुर का वास्तविक नाम क्या था? तो जो बहादुर का वास्तविक नाम था वो दिल बहादुर था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर लगा लेना है, दिल बहादुर। बात करें कि निम्नलिखित गद्यांश, 7 नंबर क्वेश्चन में बात करें तो निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं। इसमें लिया गया है कि जातियां इस देश में अनेक आई हैं, लड़ती झगड़ती भी रही हैं, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई है। सभ्यता नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों को एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं है। भारतवर्ष में ऋषियों ने अनेक प्रकार की इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी, पर यह एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी कि समस्त वर्णों और जातियों को एक सामान्य आदर्श भी है, और वह है अपने बंधनों से अपने को बांधना। तो इसमें क्वेश्चन पहला पूछा गया है, क्या पूछा गया, उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम बताना है। तो पाठ का नाम इसमें लिखना है उत्तर में कि पाठ का नाम नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये पाठ का नाम हो जाएगा। लेखक के नाम की बात करें तो इसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस गद्यांश में जो है लेखक हैं, लिखने वाले। ख नंबर पूछा गया है कि जातियों के लिए क्या सहज बात कही है। तो गद्यांश में मैंने आपको बताया था, और जो पढ़ रहा था उस टाइम पे बताया था कि गद्यांश के अनुसार विभिन्न सभ्यता की सीढ़ियाँ खड़ी हैं और अलग अलग दिशाओं में मुख करके चलने वाली अनेक जातियों के लिए एक सामान्य धर्म है को खोज निकालना है, कोई सहज बात नहीं। तो ये आंसर हो जाएगा ख का। गय की बात करें तो ऋषियों ने कौन सी बात लक्ष्य की है, तो ऋषियों ने यह बात लक्ष्य की है कि समस्त वर्णों और जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है, और वह है अपने बंधनों के से अपने को बांधना। तो ये ऋषियों ने लक्ष्य की बात कही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, एक अथवा में भी दिया गया, दोनों में से आपको एक करना है। तो मैंने एक का आंसर बता दिया, एक प्रैक्टिस के लिए खुद को करना है। 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 8 नंबर आ जाता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। 7 नंबर का जो है ये क्वेश्चन आपको 7 नंबर का है, ये क्वेश्चन 7 नंबर का है, मतलब जो क्वेश्चन तो 8 नंबर का है पर अंक 7 का है। तो पहला आ जाता है 8 नंबर में, बहादुर घर से भागते हुए अपने निर्दोष होने का सबूत कैसे दे जाता है। तो पहला, बहादुर घर से भागते हुए अपने को निर्दोष होने का सबूत कैसे दे जाता है। तो इसको इसमें लिखना है कि बहादुर घर से भागते समय अपना सारा सामान और अपनी कमाई के पैसे वही छोड़ गया है। उसने घर की कोई भी चीज़ नहीं छुई है, जिससे यह साबित हो गया है कि वह चोर नहीं था और उस पर लगाए गए आरोप है वो झूठे थे। तो ये वो 8 नंबर क्वेश्चन में पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरे का आपको लिख लेना है कि गिल्लू ने लेखिका का ध्यान आकृष्ट करने का क्या उपाय खोज निकाला है। इसमें उत्तर में लिखना है, लेखिका का ध्यान खींचने के लिए गिल्लू उनके पैरों के पास आता है और तेजी से पर्दे पर चढ़ जाता है और फिर उसी तेजी से नीचे उतरता था। वह यह क्रम तब तक जारी रखता था जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए नहीं उठती थी। तो ये हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन में 2 नंबर क्वेश्चन के आंसर। तो इसमें 2 ही पूछे गए हैं, नहीं आगे भी पूछे गए हैं, आगे आंसर देखेंगे। तो 8 नंबर में 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया है, मदर टेरेसा ने जो है आप इस जर्मन लड़की के साथ प्यार से रहते हो प्रश्न का क्या उत्तर दिया है। तो बात इसमें आपको आंसर कर लेना है। संक्षिप्त प्रश्नों की बात करें तो इसमें उत्तर संक्षेप में आपको लिखना है। गिल्लू की लेखिका का ध्यान आकृष्ट करने का उपाय ये भी बता दिया मैंने। अब बात करें तो इसमें आपको जो अपनी जो बुक है उसमें से दिए गए, तो इसमें से दोनों में से आपको ध्यान में रखना है।
अब सीधे हम 9 नंबर की ओर चलते हैं। जो भी क्वेश्चन के आंसर बचे हुए हैं वो अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दीजिएगा। ये 2 3 4 क्वेश्चन है, इसको आपको खुद को कर लेना है। बात करें 9 नंबर क्वेश्चन की, 9 नंबर क्वेश्चन के आंसर की बात करें, निम्नलिखित में से उत्तर 20 से 20 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। पहला दिया गया है, महंत गोविंददास को इस नगर में रहने के संबंध में क्या जो है सीख देते हैं। बात करें तो महंत गोवर्धनदास को इस नगर में रहने के संबंध में क्या सीख देते हैं, इसमें लिखना है आपको, महंत जी गोवर्धनदास को सीख देते हैं कि जिस नगर में टंका शेर भांजी और टक्का शेर खाजा मिलता हो, अर्थात जहाँ गुण दोष या अंतर न हो, वहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। वे उसे तुरंत वह नगर छोड़ने की सलाह देते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया 9 नंबर में, लेखक के अनुसार नाखून बढ़ना हमारी किस प्रवृत्ति के अवशेष हैं। बात करें इसमें उत्तर लिखना है, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखून को बढ़ना मनुष्य की पार्श्विक प्रवृत्ति का अवशेष है। यह उस आदिम युग की याद दिलाता है जब मनुष्य को आत्मरक्षा के लिए नखों की आवश्यकता होती है। बात करें 3 नंबर क्वेश्चन की 9 नंबर क्वेश्चन में, तो इसमें पूछा गया है, वाजिद अली शाह के समय लखनऊ का वातावरण कैसा था। तो बात करें वाजिद अली शाह के अनुसार शाह के समय जो लखनऊ का विलासिता और रंगरलियों में डूबा हुआ था, चारों ओर भोग विलास या बोलबाला था और जो है लोक शासन या देश की समस्या के प्रति पूरी तरह उदासीन थे। ये 3 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कार्यालय पत्र क्या होता है, संक्षिप्त परिचय आपको लिखना है। तो कार्यालय पत्र है वो ऑफिशियल लेटर, वह पत्र है जो किसी स्थान या गैर सरकारी संस्था द्वारा अन्य संस्थानों या व्यक्ति के प्रशासनिक कार्यों के लिए लिखा जाता है। उसे हम इसकी भाषा में औपचारिक और स्पष्ट होती है, तो ये लिख लेना है। अब बात करें 10 नंबर क्वेश्चन की, तो 10 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 40 से 50 शब्दों में आपको आंसर देना है। बात करें पहला दिया गया है 10 नंबर में, अंधेर नगरी नाटक शासक प्रशासक की अवस्था को कैसे उजागर करता है। इसमें लिखना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह नाटक अंधेरी नगरी, मतलब जो अंधेरी नगरी जो नाटक है, मतलब जो पाठ है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो पाठ है, इसमें लिखना है आपको, ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा हुआ पाठ है अंधेरी नगरी। इसमें लिखना है कि एक ऐसे राज्य को दर्शाता है जहाँ का राजा विवेकहीन और मूर्ख है, वहाँ न्याय का कोई आधार नहीं है, अपराधी के बदले किसी निर्दोष को फांसी पर चढ़ाया जा सकता है। यह नाटक व्यंग्य के माध्यम से दिखाता है कि जब सत्ता में बैठे लोग अयोग्य होते हैं तो पूरी व्यवस्था भ्रष्ट और अराजक हो जाती है। 10 नंबर क्वेश्चन में 1 नंबर का आंसर हो जाएगा। दूसरा पूछा गया है, शतरंज के खिलाड़ी कहानी का संदेश लिखिए। तो शतरंज के खिलाड़ी की बात करें तो इसमें लिखना है कि प्रेमचंद यह कहानी सामंती व्यवस्था के पतन और शासक के वर्ग की अकर्मण्यता पर प्रहार करती है। यह संदेश देती है कि जब नागरिक और शासक व्यक्तिगत व्यसनों जैसे शतरंज में खोकर राष्ट्र की रक्षा की जिम्मेदारी भूल जाते हैं तो देश गुलाम बन जाता है। व्यक्तिगत मनोरंजन से ऊपर देश का हित सर्वोपरि होना चाहिए। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगा लेना। 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ के अनुसार हमारे शरीर की अनायास बढ़तियाँ कैसी एवं क्यों हैं। इसमें लिखना है, लेखक के अनुसार नाखून बढ़ना या बालों का बढ़ना शरीर की ऐसी असहज अनायास बढ़तियाँ हैं जो मनुष्य की पशुता के प्रतीक हैं। यह बढ़तियाँ इसलिए हैं क्योंकि लाखों वर्षों तक मनुष्य पशुवत जीवन जीता था। आज भी ये हमारे भीतर मौजूद पशुत्व के अवशेष के रूप में बिना प्रयास के अनायास प्रकट होती रहती है। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात करें इसमें देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि समाचार एवं विज्ञापन की भाषा का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें समाचार में लिखना आपको, समाचार की भाषा इसमें लिखना आपको यह तथ्यात्मक, सरल, वस्तुनिष्ठ और सूचनात्मक होती है। इसका मुद्दे से पाठक को निष्पक्ष रूप से जानकारी देना होता है। 2 नंबर आपको विज्ञापन की भाषा, इसमें लिखना है यह आकर्षक, काव्यात्मक, प्रबोधपादक और कभी कभी बढ़ा चढ़ाकर कहीं जाने वाली होती है और इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को प्रभावित करना और उत्पाद की बिक्री को बढ़ाना।
ये विज्ञापन की भाषा हो जाएगी। 2 पॉइंट इसमें लिखने हैं आपको। बात करें 11 नंबर क्वेश्चन की, तो 11 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने। तो जैसे कि आपको किस तरीके से उत्तर देने हैं गद्यांश को पढ़कर। जैसे पहले क्वेश्चन का आंसर, पहले क्वेश्चन दिया गया है साविद्या का विमुक्त्य का क्या अर्थ है। तो इसमें लिख लेना, ऊपर दिया गया है शुरुआत में ही, साविद्या विमुक्त्य अर्थात विद्या तथा शिक्षा वही है जो मुक्ति दिलाती है। तो बात करें शिक्षा में, 2 नंबर ख में दिया गया है शिक्षा हमें क्यों किन क्षेत्रों में मुक्ति दिलाती है। तो इसमें सेम लिखा है मुक्ति अज्ञान से, अंधकार से या तथा अमण्यता से जो है शिक्षा है वो मुक्ति दिलाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से आप जो 60 का आंसर लिख सकते हैं। इसी प्रकार 12 नंबर क्वेश्चन में भी अपठित काव्यांश के ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको आंसर उत्तर देना है। तो आप जो है देख सकते हैं। बात करें 13 नंबर क्वेश्चन की, तो 13 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित गद्यांश का सार लगभग 1/3 शब्दों में आपको उत्तर देना है। ये 5 अंक का है, 1/3 उत्तर देना है। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसके उत्तर की बात करें तो गद्यांश दिया गया कि पृथ्वी माता है, मैं इसका पुत्र हूँ, यही स्वराज्य की भावना है। जब प्रत्येक व्यक्ति जिस पृथ्वी पर उसका जन्म हुआ है उसे अपनी मातृभूमि समझने लगता है तो उसका मन है वो मातृभूमि से जुड़ जाता है। मातृभूमि उसके लिए देवता हो जाती है। उसके हृदय के भाव मातृभूमि के हृदय इसमें जा मिलते हैं। जीवन में चाहे जैसा अनुभव हो वह मातृभूमि की से द्रोह की बात नहीं सोचता है। मातृभूमि के प्रति जब यह भाव दृढ़ होता है तो वही से सच्ची राष्ट्रीय एकता जन्म दे होता है। तो इसके उत्तर की बात करें तो गद्यांश का सार आपको पढ़ लेना है। उसके बाद में गद्यांश के सार की बात करें तो शीर्षक आपको लिखना है कि सच्ची राष्ट्रीय एकता और मातृभूमि। सार में लिखना है कि पृथ्वी हमारी माता है और जो हम इसके पुत्र हैं, यही स्वराज्य की मूल भावना है। जब व्यक्ति अपनी जन्मभूमि को मातृभूमि मानकर उससे दिल से जुड़ जाता है तब वह उसके मन में देश के प्रति अटूट श्रद्धा पैदा होती है। मातृभूमि के प्रति यही समर्पण भाव और निष्ठा वास्तव में सच्ची राष्ट्रीय एकता की जननी है। तो ये आपको लिख देना है गद्यांश के सार में। बात करें 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 13 नंबर कंप्लीट होता है। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है अपने मित्र मंजीत और उसके पिता की मृत्यु होने के सात्वना पत्र लिखना है और अथवा में लिखना है स्वयं रावत वाटा निवासी नरेश मानकुल प्रधानाचार्य राजकोट मध्य विद्यालय रावत वाट को जो विद्यालय में उस खेल विधि सुचारू व्यवस्था हेतु प्रार्थना पत्र में दोनों में से एक करना है 14 नंबर क्वेश्चन में। तो बात करें हम नीचे वाला करेंगे प्रार्थना पत्र लिखना आपको लिखने के लिए आपको करना है कि सेवा में श्रीमान जो प्रधानाचार्य मोदराज के उच्च माध्यमिक विद्यालय रावत वाटा के बारे में जो दिया गया है उसका पत्र लिखेंगे। पहले आपको स्कूल का नाम हो जाएगा। विषय में आपको लिख देना है विद्यालय में खेल प्रतियोगिता गतिविधियों को सुचारू व्यवस्था करने हेतु ये विषय में लिख लेना है। महोदय में लिखना है आपको, महोदय ऊपर की तरफ लिख के लिखना है। सविनय निवेदन है कि नरेश नाम दिया गया है उसमें तो नरेश लिख लेना है। इस विद्यालय का छात्र हूँ, मैं आपका ध्यान विद्यालय की खेल व्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। वर्तमान में खेल सामग्री की कमी और मैदान के उचित रख रखाव न होने के कारण छात्र अभ्यास नहीं कर पा रहे। अतः आपसे प्रार्थना है कि छात्रों को शारीरिक विकास हेतु खेल गतिविधियों को सुचारू व्यवस्था कराने की कृपा करें। नीचे आपका आज्ञाकारी शिष्य हो जाएगा, नरेश हो जाएगा, निवासी रावत वाटा हो जाएगा। तो ये आपको जो है एप्लीकेशन मतलब जो प्रार्थना पत्र है वो लिखना है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। बात करें 15 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 14 नंबर कंप्लीट होता है। 15 नंबर में व्यक्ति और व्यापारिक शब्दों को संधि विच्छेद आपको लिखना है। तो बात करें 15 नंबर क्वेश्चन की संधि विच्छेद किस तरीके से लिखना है। व्यक्ति की पूछा गया है तो वी प्लस अक्ति, इसमें यण स्वर संधि है तो ये आपको लिख लेनी है। और व्यापारिक की बात करें व्यापार प्लस इक, व्यापारिक इसमें लिखा है यहाँ इक प्रत्यय वो जुड़ा है तो दोनों का आंसर ये लिखना है। 15 नंबर क्वेश्चन में 2 नंबर द्वंद्व समाज के बारे में पूछा गया। परिभाषा और उदाहरण पूछे गए तो परिभाषा लिखनी है जिस समाज के दोनों पद है वो प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और अथवा या लगता हो
उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण माता पिता और माता और पिता हो जाएगा, और सुख दुख, सुख और दुख, ये उदाहरण हो जाएंगे द्वंद्व समास के। मतलब जिस समास के दोनों पद है वो प्रधान होते हैं और विग्रह करने और अथवा या लगता है हो, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण के तौर माता पिता और सुख दुख, ये आपको उदाहरण लिख लेने हैं। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, इसी क्वेश्चन में 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, संवेदना एवं पारिचारिक शब्दों के उपसर्ग आपको लिख लेना है। तो बात करें 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर, संवेदना में उपसर्ग पूछा गया है तो सम उपसर्ग हो जाएगा प्लस वेदना, सम हो जाएगा उपसर्ग। और पारिचारिक में पूछा गया, परि में हो जाएगा उपसर्ग चारिका प्लस चारिका, मतलब पारिचारिका। और संवेदना सम प्लस वेदना, सम में उपसर्ग हो जाएगा, तो ये आपको लिख लेना है। आगे जो 4 नंबर पूछा गया, हिंदी भाषा की लिपि पूछा गया। तो हिंदी भाषा की जो मूलतः लिपि है वो देवनागरी है। तो ये 4 नंबर में आपको उत्तर लिख लेना। 5 नंबर में विलोम शब्द पूछे गए हैं। पहला विश्वास का विलोम शब्द पूछा गया है और स्वार्थ का विलोम शब्द पूछा गया। तो विश्वास का विलोम हो जाएगा अविश्वास, स्वार्थ हो जाएगा परमार्थ या निस्वार्थ, दोनों में से एक, दोनों ही लिख सकते हैं, उन्हें पूरे में से पूरे नंबर आपको मिलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना आपको। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है आपको, इसका उत्तर लिखना है जिसे जीता ना जा सके, के लिए एक शब्द है अजेय, ये हो जाएगा उत्तर अजेय। 7 नंबर क्वेश्चन में मुहावरा पूछे गए, मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग पूछा गया है। मुहावरा पूछा गया हाथ बंटाना। तो इस हाथ बंटाने में मुहावरे का अर्थ हो जाएगा सहायता करना या मदद करना। वाक्य का प्रयोग हो जाएगा घर में के कामों में हमें अपनी माँ का हाथ बटाना ही वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, ये हाथ बटाना मुहावरे में। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो वाक्य शुद्धिकरण करना है। तो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा भोजन बनाने की व्यवस्था का प्रबंधन करो, और शुद्ध वाक्य आपको जाना भोजन बनाने का प्रबंधन करो या बनाने की व्यवस्था करो, ये उत्तर हो जाएगा आपका 8 नंबर का। 9 नंबर विराम चिन्ह लगाना आपको। वाक्य जैसे दासता युवक जीवन ठीक नहीं है, विराम चिन्ह के साथ दासता युक्त जीवन ठीक ठाक नहीं है या दासता युक्त जीवन ठीक नहीं है, तो ये विराम चिन्ह हो जाएगा। पूर्ण विराम चिन्ह लगेगा इसमें, तो पूर्ण विराम चिन्ह इसमें आंसर लगा लेंगे 9 नंबर में। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया रचना के आधार पर वाक्यों के लिए नाम बताने आपको। रचना के आधार पर बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं, पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्रित वाक्य। तो 10 नंबर क्वेश्चन का यह आंसर हो जाएगा, 3 लिख लेना है आपको। अब बात करें लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में आपको निबंध पूछा गया है। निबंध पूछा गया है, 4 निबंध पूछे गए, 4 में से आपको एक करना है। जैसे कि पहला पूछा गया मेरा प्रिय खेल, दूसरा विज्ञान का अभिशाप या वरदान, तीसरा कन्या भ्रूण हत्या एक कलंक, और चौथा पूछा गया मेरा देश मेरा गौरव, पांचवा पूछा गया मेरा मोबाइल वरदान या अभिशाप। तो इसको आपको तैयार कर लेना है। बात करें तो इनमें आपको बताता हूँ कन्या भ्रूण हत्या के बारे में निबंध बताता हूँ। बात करें तो पहले प्रस्तावना आपको लिख ली है। कल्याण भ्रूण हत्या ज़्यादा ही ट्रेंड में चल रहा है, तो इसको ध्यान में रखना है। मोबाइल वाला भी आप ध्यान में रख सकते हैं। कन्या भ्रूण हत्या की बात करें तो कोई भी अगर निबंध आ जाता है उसमें पहले प्रस्तावना लिखनी है। प्रस्तावना में कन्या भ्रूण हत्या की प्रस्तावना में बात करें तो भारत जैसे देशों में जहाँ नारी को देवी रूप माना जाता है, वही कन्या भ्रूण हत्या जैसा जघन्य अपराध समाज के चेहरे पर एक काला धब्बा है। कन्या भ्रूण हत्या का अर्थ है लड़की को जन्म देने से पहले माँ के गर्भ में ही मार देना। यह न केवल एक कानूनी अपराध है बल्कि मानवता के विरुद्ध यह एक पाप भी है। बात करें 2 नंबर कारण लगा लेना है। कारण में आपको लिखना है समाज में इसको प्रथा के पीछे कई रूढ़िवादी कारण है। सबसे प्रमुख कारण लैंगिक भेदभाव है, जहां आज भी बेटों को वंश चलाने वाला बुढ़ापे में लाठी मारना जाता है, जबकि बेटियों को प्राय धन या बोझ समझा जाता है। दहेज प्रथा की कुरीतियों भी एक बड़ा कारण है। माता पिता को लगता है कि बेटी की शादी में भारी खर्च होगा। इसके अलावा आधुनिक तकनीक का दुरुपयोग कर चोरी छिपे लिंग परीक्षण करवाना इस समस्या को बढ़ाता है। 3 नंबर पॉइंट लगा लेना कुप्रभाव। कन्या भ्रूण हत्या के कुप्रभाव, कन्या भ्रूण हत्या के कारण, प्रस्तावना,
कुप्रभाव की बात करें तो कन्या भ्रूण हत्या के परिणाम है वो समाज के लिए अत्यंत घातक हैं। इससे लिंगानुपात सेक्स एडिशन रेशियो बिगड़ जाता है, जिसका अर्थ है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कम हो जाती है। यह असंतुलन भविष्य में सामाजिक अपराधों और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, विवाह संबंधी समस्याओं को जन्म देता है। यदि समाज में स्त्रियां नहीं रहेगी तो सृष्टि का चक्कर रुक जाएगा। लास्ट में आपको लिखना है जो है समाधान और निष्कर्ष। इसमें लिखना है इस कलंक को मिटाने के लिए सरकार ने PNDT एक्ट बनाया है, जिसके तहत लिंग प्रीषण अपराध है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों के लोगों की सोच बदली है, लेकिन केवल कानून काफी नहीं है, हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। बेटियों को बोझ नहीं बल्कि सामर्थ्य बनना होगा। उन्हें शिक्षा और समान अवसर देकर हम जो है इस बुराई को जड़ से मिटा सकते हैं। निष्कर्ष में आपको लिखना है बेटी घर की लक्ष्मी होती है और समाज की आधारशिला होती है। एक सुरक्षित और समृद्ध समाज के लिए बेटियों का जीवित रहना और पढ़ना लिखना हमें आज संकल्प लेना होगा कि यह कन्या भ्रूण हत्या जैसे कलंकों को मिटाकर बेटियों को सम्मानजनक जीवन देंगी। तो पेपर है वो कंप्लीट होता है। ये था क्लास 10th हिंदी का पूरा फुल